Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 25 of the course Software Quality Engineering. We are in the third part of the course and mainly we are talking about the quality assurance techniques. Let us have a look on what we discussed in our previous lecture. If you remember, we mainly talked about the safety and the fault tolerance of the software. We need to consider the failure containment aspect of the software when we talk about quality. हमारी जो पिछले चंद लेक्चर से जो डिस्कशन है वो मेनली तीन चीज़ों पर ही फोकस कर रही है कि आपके सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट्स होते हैं, डिफेक्ट्स पॉसिबल हैं, डिफेक्ट्स आर लाइकली टू बी देयर इन ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द सॉफ्टवेयर. हम तीन अप्रोचेस करते हैं. या डिफेक्ट को प्रिवेंट किया जाता है जो कि अर्लियर स्टेजेस में है, ठीक है, कि आप डिफेक्ट अकर ही होने नहीं देते. सेकेंडली, या डिफेक्ट रिमूव किए जाते हैं जबकि आपने सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट स्टार्ट कर ली, कुछ डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई हो गए, अब आप उनको रिमूव करते हैं. और नंबर थर्ड पे डिफेक्ट कंटेनमेंट है, डिफेक्ट का कंट्रोल है. आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में इतना आगे पहुंच चुके होते हैं, डेवलपमेंट इतनी आगे प्रोग्रेस कर चुकी होती है कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम डिफेक्ट को रिमूव करना कन्वीनियंट या पॉसिबल नहीं रहता. सो फिर आप डिफेक्ट के जो असरात हैं उनको कंट्रोल करते हैं. इसको हम कहते हैं डिफेक्ट कंटेनमेंट. सो जब हम डिफेक्ट कंटेनमेंट की बात करते हैं, डिफेक्ट को कंट्रोल करने की बात करते हैं, तो हमारा फोकस होता है कि इन डिफेक्ट से सॉफ्टवेयर में अगर कोई फॉल्ट आ रही है, सॉफ्टवेयर में अगर कोई फेलियर आ रहा है, सो वो कंट्रोल हो जाए, वो टॉलरेट हो जाए. और इसी पर हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बात की थी. हमने बात की थी हैज़र्ड एलिमिनेशन और हैज़र्ड रिडक्शन पर. हैज़र्ड एलिमिनेशन और मतलब कोई भी ऐसी एंटिटी, कोई भी ऐसा आप ये कहें कि एस्पेक्ट जो कि सॉफ्टवेयर के लिए नुकसानदेह हो सकता है, सॉफ्टवेयर के लिए एक हैज़र्ड हो सकता है, सॉफ्टवेयर के लिए एक ख़तरा हो सकता है, उसको तो पहले ये कोशिश की जाती है कि उसको एलिमिनेट किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, उसको रिमूव किया जाए. और सेकेंडली आप ये कोशिश करते हैं कि हैज़र्ड को रिड्यूस किया जाए. कम से कम जितने आपके सॉफ्टवेयर में हैज़र्ड्स कम होंगे, जितने ज़्यादा कम ख़तरात होंगे, इतना ही जो है वो आपका सॉफ्टवेयर सेफ्टी वाला होगा. एंड याद रखें कि जब हम सॉफ्टवेयर की सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर का फेलियर फ्री ऑपरेशन. सॉफ्टवेयर में हैज़र्ड को एलिमिनेट करना, कंट्रोल करना, सॉफ्टवेयर के डैमेज को कंट्रोल करना, ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप एक मोटरवे पर ड्राइविंग करते हैं, ठीक है. तो जिस तरह मोटरवे पर हैज़र्ड्स हो सकते हैं ड्यूरिंग योर ड्राइविंग टू वन सिटी टू अनदर, देयर कैन बी डिफरेंट हैज़र्ड्स व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग, ठीक है. वो हैज़र्ड मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रोड स्लिपरी है, ठीक है. रोड का स्लिपरी होना ये एक हैज़र्ड है. नॉट नेसेसरीली कि खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी स्लिप होगी, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है. इसी तरह अगर बारिश है तो बारिश में जो नॉर्मल अलाउड लिमिट है, लेट्स से 120 किलोमीटर पर आवर, उससे भी आप जो है वो कम हो जाते हैं क्योंकि बारिश खुद से एक हैज़र्ड है, ठीक है. ट्रैफिक के लिए, ड्राइविंग के लिए बारिश खुद से एक हैज़र्ड है. तो आप क्या करते हैं कि हैज़र्ड को एलिमिनेट करते हैं, हैज़र्ड को रिड्यूस करते हैं. अगर बारिश के दौरान आपने ड्राइविंग की रफ्तार बहुत ही आहिस्ता कर दी तो आपने हैज़र्ड को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है. इसी तरह हम बात करते हैं कि हैज़र्ड कंट्रोल और डैमेज कंट्रोल, ठीक है. एक तो ये है कि हैज़र्ड होने ही ना पाए. एक खुदा न खास्ता अगर कोई हैज़र्ड अगर हो गया है फिर क्या किया जाए, ठीक है. उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, उसको उससे जो डैमेज हुई है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए. सो सॉफ्टवेयर में भी बिल्कुल इसी तरह है कि जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात करें तो कुछ हैज़र्ड्स आ सकते हैं, ठीक है. कुछ हैज़र्ड्स को आने से पहले ही रोका जाए, ठीक है. अगर कुछ हैज़र्ड्स अगर हो गए हैं, ठीक है, सो उनको कैसे, उसका डैमेज जो है वो कैसे कंट्रोल किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, और आप जिस सिस्टम पर, एक छोटे से सॉफ्टवेयर की बात करें, आप जिस सिस्टम पर डेवलपमेंट कर रहे थे, कोई वेब बेस्ड प्रोजेक्ट था या कोई छोटी सी डेटाबेस थी, उस सिस्टम की हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है. अब सिस्टम की हार्ड डिस्क का क्रैश हो जाना ये एक हैज़र्ड है,
ठीक है, इस बात के चांसेस हैं कि सिस्टम की हार्ड डिस्क क्रैश हो जाएगी, ये एक हैजर्ड है। सो इस हैजर्ड को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करते हैं कि जो काम, जो प्रोग्रेस आपकी होती है वो आप किसी और मशीन पर भी बैकअप उसका ले लेते हैं। लेट्स से सीडी पर बैकअप ले लिया, या जो है वो ऑनलाइन कहीं पे उसको स्टोर कर दिया, या किसी और मशीन में उसका बैकअप ले लिया। सो ये जो हैजर्ड था कि हार्ड डिस्क क्रैश हो जाने से आपके सॉफ्टवेयर की जितनी भी प्रोग्रेस है वो सारी की सारी डिलीट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। आपने इस हैजर्ड को ही एलिमिनेट कर लिया। और अब खुदा ना खास्ता कंट्रोल की, जब हम डैमेज कंट्रोल की बात करते हैं, जब आपकी हार्ड डिस्क एक्चुअली क्रैश हो जाए फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, सो यू ऑलरेडी हैड अ बैकअप समवेयर एल्स ऑन अनदर मशीन। सो आप अपना प्रीवियस बैकअप, जो लास्ट बैकअप था, वहां से रिकवर करते हुए अपने सॉफ्टवेयर की जो रिमेनिंग डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू करते हैं। इसी तरह हमने सॉफ्टवेयर सेफ्टी प्रोग्राम SSP की भी बात की थी, हमने 2 फ्रेम मॉडल की भी बात की थी, फ्रेम इनकंसिस्टेंसीज की भी बात की थी, और प्रिस्क्रिप्टिव स्पेसिफिकेशन, इसको भी हमने डिटेल में देखा था। सो दीज वर दी contents of and a brief summary of what we discussed in our previous lecture. Let us proceed towards the outlines of today's lecture. आज का लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अब तक हमने जितने भी क्वालिटी अल्टरनेटिव्स की बात की है, जैसे कि इंस्पेक्शन, जैसे कि वेरिफिकेशन, जैसे कि वैलिडेशन, ठीक है, वगैरह वगैरह, इन सब को हम आपस में कंपेयर करेंगे। याद रखिए कि ये सारी चीज़ें क्वालिटी के अल्टरनेटिव्स हैं, क्वालिटी एश्योरेंस के अल्टरनेटिव्स हैं। टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, ये सारे सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के अल्टरनेटिव्स हैं। इनमें से आप कोई भी टेक्निक यूज़ करते हुए अपने सॉफ्टवेयर में क्वालिटी को ला सकते हैं। आप चाहें तो सारी की सारी चीज़ें भी, टेस्टिंग भी कर सकते हैं, इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप चाहें तो इनमें से कोई एक आध भी कर सकते हैं। सो इनमें से कौन सी टेक्निक किस वक्त अप्लाई की जाए, कौन सी टेक्निक के क्या फ़ायदे हैं, कौन सी टेक्निक के क्या लिमिटेशन है, आज के लेक्चर में हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू कंपेयर दी क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव्स, टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, इन सब को आपस में कंपेयर करेंगे। जनरल एरियाज देखेंगे। जब हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, सो किस बेस पर कंपेयर किया जाता है उसको देखा जाएगा। 3 चीज़ों की हम बात करेंगे। उस सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव की एप्लीकेबिलिटी क्या है, कहाँ पे वो अप्लाई होता है, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है और उसकी कॉस्ट क्या होगी, और लास्ट में हम समरी और रिकमेंडेशंस को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि टेस्टिंग अप्लाई की जाए, सो टेस्टिंग कहाँ पे अप्लाई की जा सकती है, टेस्टिंग की इफेक्टिवनेस क्या है और टेस्टिंग की कॉस्ट क्या होगी। टेस्टिंग के मुकाबले में अगर हम इंस्पेक्शन की बात करते हैं, इंस्पेक्शन किन केसेस में अप्लाई की जा सकती है, इंस्पेक्शन कितनी मौसर है और इंस्पेक्शन की क्या कॉस्ट होगी, ठीक है। सो इन चीज़ों को हम आपस में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Hopefully by the end of today's lecture you would be able to understand and distinguish between different quality assurance alternatives. ये चीज़ समझ जाना कि कौन सा क्वालिटी एश्योरेंस का एस्पेक्ट, कौन सी क्वालिटी एश्योरेंस की टेक्निक किस वक्त किस टाइप के सॉफ्टवेयर पर अप्लाई की जाए, ये समझ जाना और इसको रियल लाइफ के सॉफ्टवेयर पर अप्लाई करना, ये आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स में से शामिल है। क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव्स, याद रखें हम बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर स्लाइड को हम पिछले कई लेक्चर से देखते आ रहे हैं और हमारा फोकस इसी चीज़ को बिल्कुल हाईलाइट करना है और बिल्कुल इसी चीज़ पर फोकस करना है। जब हम बात करते हैं डिफेक्ट प्रिवेंशन की, ठीक है, तो हम वहाँ पर एरर सोर्स रिमूवल और एरर ब्लॉकिंग की टेक्निक्स जो है वो अप्लाई करते हैं। जब हम बात करते हैं डिफेक्ट रिमूवल की, सो फिर क्वालिटी एश्योरेंस का जो अल्टरनेटिव है इंस्पेक्शन, या दूसरा जो अल्टरनेटिव है टेस्टिंग, वो हम अप्लाई करते हैं। जब हम डिफेक्ट की कंटेनमेंट की बात करते हैं तो फिर हम फॉल्ट टॉलरेंस और फेलियर कंटेनमेंट, जिसको हम सेफ्टी एश्योरेंस भी कहते हैं, उसकी जो टेक्निक्स है, उसके जो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, उनको हम अप्लाई करते हैं। सो ये 3 चीज़ें हम पिछले कई लेक्चर्स में देखते हुए आ रहे हैं। आज इन तीनों चीज़ों की जो टेक्निक्स अप्लाई होती हैं उनकी डिस्कशन आज के लेक्चर में से शामिल है। सो कंपैरिजन जो है वो हम आज के लेक्चर में करेंगे। लेकिन जब भी हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, तो हम जो है वो इन्वायरमेंट देखते हैं। चंद एस्पेक्ट्स होती हैं जिनको देखकर हम
कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि एक गाड़ी को मैंने दूसरी गाड़ी के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। यू हैव टू कंपेयर वन कार विद अनदर कार और वन व्हीकल विद अनदर व्हीकल। जब आप दो गाड़ियों को कंपेयर कर रहे हैं तो याद रखें कि आप चंद चीजों की बेस पर उनको कंपेयर करेंगे। लेट से आप कहते हैं कि भाई इन दो गाड़ियों की मैं देखता हूं कि स्पीड क्या है, मैक्सिमम स्पीड क्या है। अगर एक गाड़ी जो है वो गाड़ी जो है वो कैरेज गाड़ी है, यानी कि वो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए गाड़ी है, और दूसरी जो है वो कार है, ठीक है। अब जाहिर है कार की स्पीड बहुत ज्यादा होगी, कैरेज वाली जो गाड़ी है जिसमें कोई सुजुकी हो गई वगैरह वगैरह, उसकी स्पीड निस्बतन कम होगी, ठीक है। लेकिन स्पीड में तो आपकी ये वाली कार बेहतर हो गई, लेकिन अगर आप ये देखें कि कौन सी कार लोड ज्यादा उठा सकती है, कौन सी कार ज्यादा सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है, अब दूसरे पैरामीटर में ये वाली गाड़ी बेहतर हो गई। स्पीड के पैरामीटर में ये वाली गाड़ी बेहतर थी और ज्यादा सामान उठाने में और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ये वाली कार बेहतर हो गई, ठीक है। सो आपने फिर क्या देखना होता है, आपने एनवायरनमेंट देखनी होती है कि किस एनवायरनमेंट में ये कार इस्तेमाल होगी। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि मैंने एक कार खरीदनी है, ठीक है, कौन सी कार अच्छी है, ठीक है, आपसे अगर कोई सजेशन लेना चाहे कि मैं एक कार खरीदना चाहता हूं, मुझे कौन सी कार लेनी चाहिए, सो आप एकदम से उसको किसी गाड़ी का नाम लेकर नहीं बताएंगे कि ये कार अच्छी है, ये तुम ले लो। आप चंद चीजें उससे पूछेंगे। आप पूछेंगे भाई तुम्हें कार किस चीज के लिए चाहिए, तुम्हें कार घर से ऑफिस तक जाने के लिए चाहिए, तुम्हें जो है कुछ पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए चाहिए, या तुम्हें कार जो है वो कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए चाहिए। क्या तुम कार को लोकल विद इन सिटी इस्तेमाल करोगे या तुम्हें फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना पड़ेगा एक शहर से दूसरे शहर, ठीक है। इन सारे सवालों के जवाब के बाद जो है वो परहैप्स आप एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे। अच्छा आप ये बताओ कि तुम्हारे पास बजट कितना है, ठीक है। अगर वो कहता है कि मुझे जो है वो घर से ऑफिस जाने के लिए एक गाड़ी चाहिए ताकि मैं रोजाना उस पर ट्रैवलिंग करूं और विद इन सिटी में चलाऊंगा, फिर आप उससे पूछते हैं अच्छा तुम्हारे पास अब बजट कितना है, ठीक है। एक छोटी गाड़ी 3 लाख की भी मिलेगी, एक छोटी गाड़ी 5 लाख की भी मिलेगी और एक छोटी गाड़ी 7-8 लाख की भी मिलेगी, डिपेंड करता है मॉडल्स पर। तो आपने दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चन पूछे। ये सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछने के बाद फिर आप उसको कोई अच्छी गाड़ी सजेस्ट कर सकते हैं कि अच्छा इस प्राइस में ये वाली गाड़ी तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है क्योंकि ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली चलेगी। सो अगर हम क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो हमने कुछ पैरामीटर्स देखने हैं। हमने ये देखना है कि वो किस एनवायरनमेंट में वो क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव जो है वो यूज होगा। अगर हम इंस्पेक्शन की बात करते हैं सो इंस्पेक्शन हर किस्म के सॉफ्टवेयर के लिए मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर तो वेरी लार्ज सॉफ्टवेयर हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं और उनका बजट भी ढेर सारा अवेलेबल है, ठीक है, और टाइम भी अभी सॉफ्टवेयर डिलीवर करने में अभी टाइम भी मौजूद है, फिर तो आप इंस्पेक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है और जिसकी डिलीवरी टाइम विद इन 1-2 डेज है, फिर आप इंस्पेक्शन की तरफ नहीं जा सकते और ना ही इंस्पेक्शन करवाने की कोई जरूरत है। सो आप एनवायरनमेंट देखते हैं, फिर आप कॉस्ट टू परफॉर्म देखते हैं। आप लेट से कहते हैं कि ठीक है मुझे अपने सॉफ्टवेयर का इंस्पेक्शन कराना चाहिए, लेकिन पीछे आपके पास बजट ही नहीं है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन लेट से कराने के लिए आपको 30-40,000 रुपीज चाहिए होंगे, लेकिन पीछे आपके पास बजट ही नहीं है, ठीक है। सो कॉस्ट टू परफॉर्म क्या है ये भी देखना पड़ेगा। प्लस इसके अलावा जो तीसरी चीज आप देखेंगे वो है बेनिफिट, कि ये क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक अप्लाई करने का बेनिफिट क्या होगा, मुझे क्या चीज सॉफ्टवेयर के बारे में मिलेगी, क्या डायरेक्टली क्या क्वालिटी जो है वो ओवरऑल इंप्रूव हो जाएगी, क्या डायरेक्टली मुझे जो है वो क्वालिटी में फर्क नजर आएगा या इनडायरेक्टली कुछ चीजें जो है वो इंप्रूव हो जाएंगी। लेट से आप सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कराते हैं, टेस्टिंग में जो है वो कुछ एरर्स निकलते हैं बैक एंड पे, क्यूरीज में कुछ एरर्स हैं, कुछ इश्यूज हैं, क्यूरीज ऑप्टिमाइज तरीके से नहीं लगाई गई। अब डायरेक्टली तो आपको क्वालिटी पर असर नहीं नजर आएगा अगर आप उन एरर्स को फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि इंटरफेस उसी तरह है, सारी चीजें उसी तरह है, लेकिन इनडायरेक्टली क्वालिटी इंप्रूव हो गई क्योंकि जिन क्यूरीज की वजह से डिले आ रहा था, रिस्पांस काफी स्लो मिल रहा था, अब वो रिस्पांस
काफ़ी जल्दी मिलेगा। सो इनडायरेक्टली क्वालिटी जो है वो इंप्रूव हो गई। दूसरे केस में डायरेक्टली क्या हो सकता है, लेट से आपने इंटरफेस में कोई चेंज कर ली, ठीक है, और कस्टमर या जो एंड यूजर है या जो क्लाइंट है वो अब ज्यादा बेहतर और एफिशिएंट तरीके से सॉफ्टवेयर को यूज कर सकेगा। अब ये डायरेक्ट तरीका है। सो आप बेनिफिट देखते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस की टेक्निक अप्लाई करने के बाद मुझे बेनिफिट क्या होगा। अच्छा, टेस्टिंग की अगर हम बात करें, सबसे पहले टेस्टिंग की बात करते हैं। सो टेस्टिंग मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी है, जरूर परफॉर्म की जाती है। मोस्टली हर सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के साथ टेस्टिंग जरूरी है। मतलब मैं ये कहूंगा कि टेस्टिंग किए बगैर कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हो सकता, वो इनकम्प्लीट कहलाया जाएगा और इनकम्प्लीट सॉफ्टवेयर में हमेशा प्रॉब्लम्स होंगे और वो कभी भी क्लाइंट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर आप देखते हैं कि टेस्टिंग करने के लिए मैं किस किस्म का डाटा प्रोवाइड करूं, ठीक है। सो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। टेस्टिंग के अलावा जो हमारे पास अदर अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है, जो अदर अल्टरनेटिव्स हैं जिनको हम पिछले लेक्चर्स में भी देखते आ रहे हैं, वो है डिफेक्ट प्रिवेंशन डीपी, इंस्पेक्शन भी हम करते हैं, फॉर्मल वेरिफिकेशन एफवी, फॉल्ट टॉलरेंस एफटी एंड फेलियर कंटेनमेंट एफसी। ये सारे जो है हमने पिछले लेक्चर्स में देखे हैं, आपको पता है। यहां पे इनको एब्रिविएट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड्स में मोस्टली जो है वो आप देखेंगे डीपी यूज हो रहा होगा या एफवी यूज हो रहा होगा। सो आपने रिमेंबर रखना है, यू हैव टू रिमेंबर के डीपी जो है वो डिफेक्ट प्रिवेंशन को शो कर रहा है, एफवी फॉर्मल वेरिफिकेशन को शो कर रहा है, एफटी फॉल्ट टॉलरेंस को शो कर रहा है, एफसी फेलियर कंटेनमेंट को शो कर रहा है। सो ये एब्रिविएशंस हम अगली स्लाइड्स में यूज करेंगे। सो फॉल्ट टॉलरेंस और फेलियर कंटेनमेंट, इनको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की। जब हम कहते हैं एप्लीकेबिलिटी, हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि 3 पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पर हम इन अल्टरनेटिव्स को डिस्कस करेंगे। एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और इसी तरह जो है वो हम क्वालिटी या इसके बेनिफिट की बात करेंगे। सो इन 3 चीजों को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एप्लीकेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। एप्लीकेबिलिटी, जब आप किसी क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक की, अदर क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक की, जैसे इंस्पेक्शन है या फॉर्मल वेरिफिकेशन है या फेलियर कंटेनमेंट है, ठीक है, इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, इनमें से कौन सी चीज कहां पर अप्लाई होती है, ठीक है। सो कुछ आप हाई लेवल क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ आप लो लेवल क्वेश्चंस पूछते हैं। याद रखें इस बात को कि हर क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव हर किस्म के सॉफ्टवेयर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नॉट नेसेसरली आप फॉर्मल वेरिफिकेशन हर किस्म के सॉफ्टवेयर में लगा सकें। जरूरी नहीं है कि इंस्पेक्शन हर किस्म के सॉफ्टवेयर के लिए सुटेबल हो, जरूरी नहीं है। इसी तरह जो हमने ये बात की है कि फेलियर कंटेनमेंट जो है वो आप हर केस में करें, ठीक है। तो सर्टन क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव्स हैं जो कि सर्टन एनवायरनमेंट्स में, सर्टन केसेस में या सर्टन टाइप्स के सॉफ्टवेयर के लिए ज्यादा मौजू हैं, ज्यादा सुटेबल हैं। अगर आप टेस्टिंग की बात करें, यस, टेस्टिंग जो है वो आप हर टाइप के सॉफ्टवेयर पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर अदर अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं, जैसे कि डिफेक्ट प्रिवेंशन है, फॉर्मल वेरिफिकेशन है, फॉल्ट टॉलरेंस है या फेलियर कंटेनमेंट है, ठीक है, इनमें से आप देखेंगे कि ये टेक्निक कहां पर अप्लाई होती है। सो जब आप एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो एप्लीकेबिलिटी में आपने देखना है डेवलपमेंट वर्सेस फील्ड यूसेज, ठीक है। हाई लेवल के ये क्वेश्चंस हैं, और लो लेवल क्वेश्चंस में क्या आता है, आपका डेवलपमेंट और फेजेस एक्टिविटीज ये शामिल होते हैं। एप्लीकेबिलिटी टू मेंटेनेंस भी आप देखते हैं, ठीक है। अगर डिफेक्ट प्रिवेंशन की बात करें तो यहां पे ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, फॉर्मल वेरिफिकेशन की बात करें, सो एप्लीकेबिलिटी जो है वो सर्टन हद तक जो है वो इसके साथ शामिल है। इसी तरह एप्लीकेबल टू फॉल्ट टॉलरेंस एंड फेलियर कंटेनमेंट बट डिजाइंड इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग डेवलपमेंट। सो आपने इस चीज को जहन में रखना है कि जब हम एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर, किसी क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव की, सो हम डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, इस क्वालिटी एश्योरेंस के
अल्टरनेटिव को कहां पे अप्लाई किया जा सकता है, कहां पे ये एप्लीकेबल है। ठीक है, जिस तरह हम एक अच्छा सा घर बनाना चाह रहे हैं, अच्छा और क्वालिटी वाला घर बनाने के डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं, उसकी स्ट्रांग दीवारें हो सकती हैं, उसकी मजबूत बुनियादें हो सकती हैं, उसका एयरी और स्पेशियस स्ट्रक्चर हो सकता है, उसकी गर्मी और सर्दी से बचाव का तरीक़ाकार हो सकता है। अब जाहिर है आप इस चीज को रियलाइज करेंगे कि जब के घर का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया हो, वहां उसके बाद फिर आप मजबूत बुनियादों का नहीं सोच सकते। वहां पे मजबूत बुनियादों, घर की मजबूत बुनियादों का सोचना एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बुनियादें तो ऑलरेडी डल चुकी हैं। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में जबकि आप बुनियादें डाल रहे हो, उस वक्त आप अच्छे इंटीरियर के बारे में, अच्छे इंटीरियर की टेक्निक्स अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छे इंटीरियर की टेक्निक्स अप्लाई करना बहुत बात की बात है। जब घर का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, छत उसमें पड़ जाएंगे, उसके बाद आप इंटीरियर की डेकोरेशन और इंटीरियर के हिसाब से बात करेंगे। सो हम भी यही बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के हवाले से कि कौन सा क्वालिटी एश्योरेंस एस्पेक्ट जो है या अल्टरनेटिव किस वक्त अप्लाई होगा, इंस्पेक्शन किस वक्त अप्लाई होगा, डेवलपमेंट की किस फेज में अप्लाई होगा। अगर आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू में हैं, आप वहां पर हैं, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के बिल्कुल अर्ली फेजेस में है, वहां पे इंस्पेक्शन अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह अगर हम किसी भी अल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं, तो हम डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से पूछते हैं कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर है, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन या कोडिंग है। ठीक है, सो कौन सा क्वालिटी एश्योरेंस एस्पेक्ट किस वक्त अप्लाई होगा, यह देखना बड़ा जरूरी है। अच्छा जी, अब बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। इस टेबल की मदद से हम जो है वो कंपेयर करेंगे। टेस्टिंग किस चीज पर फोकस करता है? टेस्टिंग यूजुअली फोकस करता है कोड पर। ठीक है, कोड को यूजुअली टेस्ट किया जाता है। डिफेक्ट प्रिवेंशन आप कहां पे अप्लाई कर सकते हैं? डिफेक्ट प्रिवेंशन आपकी इंप्लीमेंटेशन एक्टिविटीज, मतलब जब आप कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं या जब आप ये कहें कि सॉफ्टवेयर को रिक्वायरमेंट्स एनालाइज करनी है, डिजाइन हो गया और अब आप एक्चुअली डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आप डिफेक्ट प्रिवेंशन वहां पर करते हैं। इंस्पेक्शन कब किया जाएगा? इंस्पेक्शन आप देख सकते हैं कि जब रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली स्पेसिफाई हो चुकी हों, उसके बाद डिजाइन पर भी इंस्पेक्शन अप्लाई किया जा सकता है, कोड पर भी इंस्पेक्शन अप्लाई किया जा सकता है, और सॉफ्टवेयर के अगर कोई अदर आर्टिफैक्ट्स हैं, कोई लेट्स से कोई यूएमएल डायग्राम्स हैं, कोई एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स हैं, कोई अदर इंटरफेस आपने मॉकअप इंटरफेस बनाया हुआ है, उन सब पर आप इंस्पेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह फॉर्मल वेरिफिकेशन कहां पे अप्लाई होगी? फॉर्मल वेरिफिकेशन डिजाइन पर भी अप्लाई हो सकती है, कोड पर भी अप्लाई हो सकती है। ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस कब अप्लाई होती है? फॉल्ट टॉलरेंस आप देखेंगे कि सिर्फ ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर सिस्टम, जबकि सॉफ्टवेयर बन जाए उसके बाद आप उस पर फॉल्ट टॉलरेंस की टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज नो नीड, देयर इज नो पॉइंट टू अप्लाई द फॉल्ट टॉलरेंस टेक्निक और टू डू द फॉल्ट टॉलरेंस when you are in the very early stages of the software development। अगर आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फेज में हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर के डिजाइन के फेज में हैं, अभी आपने सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट ही नहीं किया, सो फॉल्ट टॉलरेंस यहां पे अप्लाई करना जरूरी नहीं है। फॉल्ट्स का अभी पता ही नहीं है तो आप उस पर फॉल्ट टॉलरेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इसलिए जब ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर आपके पास आ जाए उसके बाद आप उस पर फॉल्ट टॉलरेंस की टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। और इसी तरह लास्टली जो फेलियर कंटेनमेंट है, फेलियर कंटेनमेंट हमारे पास है जब हम फेलियर कंटेनमेंट सिस्टम विद पोटेंशियल एक्सीडेंट्स, जब सिस्टम आपके पास कोई सॉफ्टवेयर का आर्टिफैक्ट आ गया है, ठीक है, वहां पे कुछ पॉसिबल है, कुछ हैजर्ड्स होंगे, कुछ एक्सीडेंट्स होंगे, सो वहां पे फेलियर कंटेनमेंट की टेक्निक्स या फेलियर कंटेनमेंट वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो इस चीज को आपने जहन में रखना है कि कौन सा क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव है और वो कहां पर अप्लाई होता है। ये बड़ा, दिस पर्टिकुलर टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सा क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव है और वो कहां पर अप्लाई होगा। सो टेस्टिंग कोड पर अप्लाई होती है, डिफेक्ट प्रिवेंशन जो है वो
इंप्लीमेंटेशन एक्टिविटीज पर अप्लाई होती है, इंस्पेक्शन डिजाइन पर भी अप्लाई हो सकता है, कोड पर भी अप्लाई हो सकता है और अदर सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स पर भी हो सकता है. सो यू नीड टू कीप दिस पर्टिकुलर टेबल इन योर माइंड व्हाइल यू डिस्कस दी डिफरेंट क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव्स. इसी तरह अगर हम डेवलपमेंट फेजेस की बात करें, सो डेवलपमेंट फेजेस में इन वाटरफॉल मॉडल, जिस तरह हम कहते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, कोड, टेस्ट और सपोर्ट, जिसको वाटरफॉल मॉडल का है, या वी मॉडल की आप बात करें, सो इम्प्लीमेंटेशन जिधर रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोडिंग और जैसा मैंने पहले बात की है, यहां पर आप देखेंगे कि कौन सी डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है वो अप्लाई होगी. सो डेवलपमेंट एक्टिविटीज वेयर डिफरेंट क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव्स आर एप्लीकेबल. ठीक है. सो टेस्टिंग की अगर आप बात कर रहे हैं, सो डेवलपमेंट एक्टिविटी क्या है या किस डेवलपमेंट फेज में की जाए, जब आप एक्चुअली टेस्टिंग के फेज में आ चुके हैं. ठीक है. डिफेक्ट प्रिवेंशन कब की जाए, रिक्वायरमेंट जब आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं या जो है वो कोड कर रहे हैं. इसी तरह इंस्पेक्शन हर फेज में अप्लाई किया जा सकता है. फॉर्मल वेरिफिकेशन सिर्फ डिजाइन और कोड के फेज में, कोडिंग जब आप कर रहे हैं वहां पे किया जा सकता है. फॉल्ट टॉलरेंस इन फील्ड ऑपरेशन और फेलियर कंटेनमेंट भी इन फील्ड ऑपरेशन किए जा सकते हैं. ये टेबल भी तकरीबन पिछले टेबल की तरह है और यहां पे यही बताया जा रहा है कि कौन सा क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव किस फेज में अप्लाई होगा. जो दो नई चीजें हमने देखी हैं वो है एक फॉल्ट टॉलरेंस और फेलियर कंटेनमेंट. इनको हम अप्लाई करते हैं इन फील्ड ऑपरेशन, इन दोनों को हम अप्लाई करते हैं इन फील्ड ऑपरेशन में, जिसका मतलब यह है कि जब आप एक्चुअली किसी सॉफ्टवेयर के आर्टिफैक्ट की बात करें तो वहां पे फॉल्ट टॉलरेंस भी आप चेक कर सकते हैं और फेलियर कंटेनमेंट भी चेक कर सकते हैं. एप्लीकेबिलिटी की अगर मजीद बात करें, सो ऑल क्वालिटी अल्टरनेटिव्स कैन बी अप्लाइड टू ऑल डोमेन्स एंड सेगमेंट्स. लेकिन मतलब वैसे तो देखा जाए तो आप हर फेज में हर क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. आप चाहें तो रिक्वायरमेंट के फेज में भी टेस्टिंग करें, रिक्वायरमेंट के फेज में भी इंस्पेक्शन करें, रिक्वायरमेंट के फेज में भी वेरिफिकेशन करें. ठीक है. जबकि अभी सॉफ्टवेयर का डिजाइन भी नहीं हुआ. ठीक है. उसके बाद कोडिंग और इंप्लीमेंटेशन वो तो बाद की बातें हैं. सिर्फ हम बिल्कुल वेरी अर्ली स्टेज की अगर हम बात करें कि आप रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई हो गई हैं, रिक्वायरमेंट एनालाइज हो गई हैं. ठीक है. वहां पे भी आप टेस्टिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, इंस्पेक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मल वेरिफिकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन आपको उसका फायदा देखना होगा कि फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है और क्या मुझे इसका इस पे कितनी कॉस्ट लगेगी. ठीक है. तो आप क्या करते हैं, आप कॉस्ट बेनिफिट रेशो देखते हैं. ठीक है. कि ठीक है, मैं क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव तो मैं अप्लाई कर लूंगा अपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फेज पे भी, इंस्पेक्शन भी करवा लूंगा, वेरिफिकेशन, लेकिन उसका फायदा क्या है. अगर फायदा बहुत कम है, पैसे बहुत ज्यादा, कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा है, तो फिर आप उस चीज की तरफ नहीं जाते. लाइक हम कहते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस का एक एस्पेक्ट है इंस्पेक्शन. आप इंस्पेक्शन एनालिसिस फेज पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, बेनिफिट उसका बहुत थोड़ा होगा. क्योंकि इंस्पेक्शन ज्यादा सुटेबल है जब आपका, अभी जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जब आपका सॉफ्टवेयर जो है वो डिजाइन फेज में आ जाए या कोड फेज में आ जाए, सो वहां पे इंस्पेक्शन ज्यादा सुटेबल है. सो आपने ये कॉस्ट बेनिफिट रेशो जरूर देखना होता है. याद रखें कि कॉस्ट बेनिफिट रेशो हम डेली लाइफ में भी बात करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बाजार से चीज खरीदने जाना है. ठीक है. एक जगह पे आपको चीज मिल रही है 100 रुपए की. ठीक है. दूसरी जगह पे आपको चीज मिल रही है 80 रुपए की. ठीक है. अब आप कॉस्ट बेनिफिट रेशो देखते हैं कि मेरे घर से करीब मुझे ये चीज मिल रही है, ये 100 रुपए की है, लेकिन जो मेरे घर से थोड़ा सा दूर करके है वहां से 80 रुपए की है. अब अगर दूर आप जाते हैं, सो दूर से आपको चीज तो 80 रुपए की मिल जाएगी, लेकिन दूर तक पहुंचने के लिए आपको अलहदा से 50 रुपए का लेट से पेट्रोल लगा के जाना पड़ेगा. सो वो उस चीज की कीमत तो 100 रुपए के बजाय 130 रुपए पड़ गई. 80 रुपए उस प्रोडक्ट की कीमत प्लस 50 रुपए जो आपने पेट्रोल स्पेंड किया है. ठीक है. सो आपने कॉस्ट बेनिफिट रेशो देखना है कि बजाहिर तो ये चीज घर के करीब से मुझे ज्यादा महंगी मिल रही है, लेकिन अगर मैं कहीं और से जाके लेता हूं तो वहां पे मुझे जाने के लिए टाइम लगेगा, जाने के लिए मुझे एफर्ट लगानी पड़ेगी, जिस चीज पर, जिस ट्रांसपोर्ट पर मैं जाऊंगा उसकी पेट्रोल कॉस्ट होगी. ठीक है. तो आप कॉस्ट बेनिफिट रेशो जो है वो देखते हैं.
हर चीज में कॉस्ट बेनिफिट रेशो देखा जाता है। क्वालिटी एश्योरेंस की जब हम बात करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे भी हमें कॉस्ट बेनिफिट रेशो देखना पड़ता है। आपकी मर्जी है, आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं सो हर क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव आप हर किस्म के फेज पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका फायदा देख लें, उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशो देख लें। हायर कॉस्ट नीड्स टू बी जस्टिफाइड बाय हायर पे ऑफ रिटर्न्स। लेट्स से आपके सॉफ्टवेयर का टोटल बजट है 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए में आपने एक क्लाइंट को, आपने 1 लाख रुपया लिया और आपने क्लाइंट को एक सॉफ्टवेयर बना के देना है। अब सॉफ्टवेयर इस 1 लाख रुपए में आपने कुछ लोग हायर किए हैं, उनकी सैलरीज भी हैं, कुछ लेट्स से आपने कोई लाइसेंस सॉफ्टवेयर लेना है वो भी, उसकी कॉस्ट भी है, कोई डोमेन आपने परचेज करनी है उसकी कॉस्ट भी है, कुछ आपने अपना प्रॉफिट भी रखना है। अब अगर 1 लाख रुपए टोटल कॉस्ट है, जिसमें से आप जो है वो फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपए सिर्फ एक इंस्पेक्शन के फेज पर लगा रहे हैं, ठीक है, और अभी ढेर सारी चीजें, इंस्पेक्शन भी सिर्फ रिक्वायरमेंट के फेज पर लगा रहे हैं, अभी डिजाइन, कोडिंग, इंप्लीमेंटेशन, ढेर सारे फेजेस आगे रहते हैं, ठीक है। सो इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं बनता। सो यही बात की जा रही है कि अगर आप कहीं पे कुछ ज्यादा कॉस्ट पे करें तो उसको जस्टिफाई करें कि क्या इसकी जरूरत भी है या जरूरत नहीं है। अगर तो जरूरत है फिर तो 20,000 क्या, अगर 25,000 भी इंस्पेक्शन पर लगते हैं आपको लगाने पड़ेंगे, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। सो आप जो है वो बड़ा केयरफुली इन चीजों को डिसाइड करते हैं। जब हम एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, जैसे हमने वाटरफॉल मॉडल की बात की, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, फिर उसके बाद डिजाइन है, डिजाइन के बाद कोडिंग है, कोडिंग के बाद टेस्टिंग है, और टेस्टिंग के बाद रिलीज या सपोर्ट है। आप एक्चुअली सॉफ्टवेयर को हैंड ओवर कर देते हैं। सो आप देखें कि क्वालिटी एश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब इस पर्टिकुलर फिगर को हमने अपने वेरी अर्लियर लेक्चर्स में भी देखा था। जब आप प्रिवेंशन की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि प्रिवेंशन जो है, डिफेक्ट प्रिवेंशन डीपी, वो स्पेसिफिकेशन, डिजाइन और कोड के हद तक, अगर आप कोड के फेज तक हैं फिर तो आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, लेकिन कोड के फेज के बाद जब आपका कोड कंप्लीट हो चुका है, आप टेस्टिंग के फेज में है, ठीक है, तो फिर आप डिफेक्ट प्रिवेंट नहीं कर सकते, फिर आप डिफेक्ट रिमूवल करते हैं। और जब आपने कोड भी मुकम्मल कर लिया, सॉफ्टवेयर टेस्ट भी हो गया और आपने क्लाइंट को सॉफ्टवेयर हैंड ओवर कर दिया, फिर अगर कोई डिफेक्ट्स नजर आते हैं सो फिर आप उनको प्रिवेंट या रिमूव नहीं कर सकते, फिर आप कंटेनमेंट की बात करते हैं, उनको कंट्रोल करने की आप बात करते हैं। सो ये स्लाइड हमने पहले भी देखी है, ठीक है, और ये पर्टिकुलर फिगर पहले भी डिस्कस की गई है। आपने जहन में ये चीज रखनी है कि कौन सा क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव कहां पर अप्लाई किया जा सकता है। एक्सपर्टीज को अगर देखा जाए कि कौन सा क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव लगाने के लिए क्या एक्सपर्टीज जरूरी है या जरूरी नहीं है। क्वालिटी एश्योरेंस की कोई भी एक्टिविटी अप्लाई करने के लिए एक्सपर्टीज होना जरूरी है, स्पेसिफिक एक्सपर्टीज आर रिक्वायर्ड, और ऑल्सो जाहिर है अगर आप एक्सपर्टीज की बात कर रहे हैं सो उसके साथ कुछ रिलेटेड कॉस्ट है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। जैसा हम बात करते हैं कि आपने सॉफ्टवेयर का इंस्पेक्शन करवाना है, सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन के लिए कोई आपने डेडिकेटेड थर्ड पार्टी पर्सन जो है वो हायर किया है और वो आपके सॉफ्टवेयर का इंस्पेक्शन करेगा। अब ये थर्ड पार्टी डेडिकेटेड पर्सन जब आपके सॉफ्टवेयर का इंस्पेक्शन करेगा और लेट से उस पर 1 हफ्ता लगाता है या 2 हफ्ते लगाता है, या पूरी टीम आपके सॉफ्टवेयर का इंस्पेक्शन करेगी, सो ये एक्सपर्ट लोगों को आपने हायर किया है। सो एक्सपर्ट लोगों को हायर करने का बहुत फायदा ये है कि उनका नॉलेज डोमेन इतना ज्यादा है और वो अपने फील्ड के इतने एक्सपर्ट हैं कि वो आपके सॉफ्टवेयर को बड़े अच्छे तरीके से इंस्पेक्ट करेंगे, लेकिन साथ में आपको इसकी कॉस्ट जो दूसरे साथ में एसोसिएटेड फैक्टर है उसको भी देखना पड़ेगा। सो कहां पे आपको एक्सपर्टीज चाहिए होती है, ठीक है, तकरीबन हर जगह पे आप जो है वो एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं या एक्सपर्ट्स को यूज करते हुए वो क्वालिटी एश्योरेंस का अल्टरनेटिव अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर हम फॉर्मल वेरिफिकेशन की बात करें, FV फॉर्मल वेरिफिकेशन की बात करें, सो फॉर्मल वेरिफिकेशन में फॉर्मल ट्रेनिंग होगी, ठीक है, फॉर्मल ट्रेनिंग एम्प्लॉयज की या डेवलपर्स की होगी। अब उसके साथ फॉर्मल ट्रेनिंग कौन कराएगा, कोई एक्सपर्ट ही फॉर्मल ट्रेनिंग करा सकता है। इस तरह फॉल्ट टॉलरेंस जो है उसके साथ भी कोई कॉस्ट एसोसिएटेड है और वो भी कोई एक्सपर्ट ही करा सकता है। फेलियर कंटेनमेंट, एम्बेडेड सिस्टम सेफ्टी की हम बात करते हैं, उसके साथ भी कोई कॉस्ट और एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है। सो मोर और लेस हर
क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव अप्लाई करने के लिए आप एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और उसके साथ कोई कॉस्ट जो है वो एसोसिएटेड होती है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह है कि आपकी गाड़ी जो है वो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया है, कोई डिफेक्ट आ गया है, तो आप कोशिश करते हैं कि उस टाइप की गाड़ी के एक्सपर्ट के पास जाएं, एक्सपर्ट मैकेनिक के पास जाएं। ठीक है, लेट्स से उस गाड़ी के इंजन में कोई डिफेक्ट है, सो आप पूछते हैं कि यार इस मॉडल की गाड़ी है, इस इंजन का एक्सपर्ट कौन सा मैकेनिक है जिसके लिए मैं जाऊं और वो ज्यादा अच्छे तरीके से इसको या ज्यादा क्विकली या एफिशिएंटली इसको देख सके। इसी तरह अगर कार की बॉडी में कोई डिफेक्ट है, कोई आपने पेंटिंग करवानी है, ठीक है, तो आप उस पेंट के एक्सपर्ट के पास जाते हैं जो कि आपकी गाड़ी को बड़ा अच्छे तरीके से पेंट कर दे। ठीक है, सो हम एक्सपर्ट्स की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर के क्वालिटी एश्योरेंस के अल्टरनेटिव्स की भी अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी हम एक्सपर्ट्स को ही कंसिडर करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं, अगर इस टेबल को हम देखें, सो रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज एंड बैकग्राउंड नॉलेज फॉर पीपल टू परफॉर्म डिफरेंट क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव्स। टेस्टिंग के लिए एक्सपर्ट लेवल होना जरूरी है, लो लेवल भी हो सकता है और हाई लेवल भी हो सकता है। मतलब जो लोग टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं उनका एक्सपर्टीज लेवल लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है। इवन अगर किसी का एक्सपर्टीज लेवल लो है तभी वो टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। डिफेक्ट प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, सो डिफेक्ट प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, सो इसमें एक्सपर्ट लेवल अगेन मीडियम से हाई होना जरूरी है। इंस्पेक्शन की बात करें, सो इंस्पेक्शन लो लेवल एक्सपर्ट लेवल भी हो सकता है और मीडियम भी हो सकते हैं। अगर फॉर्मल वेरिफिकेशन किसी से करा रहे हैं, सो उसका एक्सपर्ट लेवल हाई होना बड़ा जरूरी है और उसका बैकग्राउंड नॉलेज फॉर्मल ट्रेनिंग के लिहाज से होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि आपने अगर कोई टीम, कोई पर्सन हायर किया है जो कि आपके सॉफ्टवेयर की फॉर्मल वेरिफिकेशन करेगा, सो उसका एक्सपर्ट लेवल हाई होना बहुत जरूरी है और उसने जो है वो फॉर्मल ट्रेनिंग की हुई हो, फॉर्मल वेरिफिकेशन की उसने फॉर्मल ट्रेनिंग की हुई हो, तब जो है वो आप ऐसे थर्ड पार्टीज को हायर करें जिन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग्स भी की हो और जिनका एक्सपीरियंस, जिनका एक्सपर्ट लेवल बहुत हाई हो। इसी तरह फॉल्ट टॉलरेंस की बात करें और फेलियर कंटेनमेंट की बात करें, सो यहां पर भी एक्सपर्ट लेवल हाई होना बहुत जरूरी है और बैकग्राउंड नॉलेज में डायनामिक सिस्टम्स और सेफ्टी एम्बेडेड सिस्टम्स का नो हाउ होना बड़ा जरूरी है। इफेक्टिवनेस और बेनिफिट की अगर हम बात करें, ठीक है, डिफरेंट क्वालिटी, जैसे हम पहले भी बात कर रहे हैं कि कौन से क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव का क्या बेनिफिट होगा, क्या इफेक्टिवनेस है, इसकी अगर हम बात करें, सो जनरल बेनिफिट क्वेश्चंस ये हैं कि बेटर क्वालिटी व्यूज एंड पर्सपेक्टिव क्या हैं, डिफेक्ट सेंटर्ड व्यू जिसको हमने इस बुक में और इस पर्टिकुलर स्लाइड्स में देखा है, ठीक है, वो फ्यूअर डिफेक्ट्स पर फोकस करता है। कुछ जो डिफेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो है एक्सपीरियंस क्या है, कल्चरल चेंज क्या है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट वगैरह, ये सारी चीजें क्या है इनको हम देखते हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द इफेक्टिवनेस। हम एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं और कॉस्ट की बात कर रहे हैं। हर क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव जो टेक्निक है उनके साथ इन तीनों चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सो इफेक्टिवनेस क्या है, हमारे पास जब हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस का वो अल्टरनेटिव्स एरर्स, फॉल्ट्स और फेलियर्स को कैसे डील करता है। क्या कुछ डायरेक्ट एक्शन बताता है या कुछ फॉलो अप एक्शंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टेस्टिंग में कोई फेलियर डिटेक्ट हुआ था, सो टेस्टिंग में ही वो फिक्स नहीं होता, बल्कि वो एरर, वो डिफेक्ट फॉलो अप में उसको दोबारा चेक किया जाता है, दोबारा टेस्ट किया जाता है कि ये रिमूव हुआ या नहीं। टेस्टिंग का काम है सिर्फ उन एरर्स को रिमूव करना, फॉलो अप एक्शन में ये देखा जाता है कि वो रिमूव हुआ है या नहीं। सो यहां पर इस टेबल में हम देखते हैं डिफेक्ट ऑब्जर्व्ड एंड डेल्ट विद बाय डिफरेंट क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव। अगर क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव है टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग किस पर फोकस कर रहा है, फेलियर्स पर, चाहे वो किसी किस्म के फेलियर्स हैं, कोड में फेलियर्स हैं, डिजाइन में फेलियर्स हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में फेलियर्स हैं, ठीक है, फेलियर्स को हाईलाइट करता है, आइडेंटिफाई करता है। जब वो हाईलाइट हो जाए फिर क्या किया जाता है, फॉलो अप में वो टेस्टिंग इंश्योर करता है कि ये फॉल्ट, ये फेलियर्स रिमूव हुए हैं या नहीं हुए।
इसी तरह डीपी की अगर बात करें, डिफेक्ट प्रिवेंशन की, ये फोकस करता है एरर्स पर और एरर्स के सोर्सेस पर। ठीक है, आपने एरर्स आइडेंटिफाई कर लिए और एरर के रिसोर्सेज आइडेंटिफाई कर लिए। फॉलोअप में क्या देखा जाता है कि फॉल्ट इंजेक्शन रिड्यूस हुई है या नहीं हुई। ठीक है, इसी तरह इंस्पेक्शन की बात की जाए तो इंस्पेक्शन फोकस करता है फॉल्ट्स पर। ठीक है, इंस्पेक्शन में यह देखा जाता है कि फॉल्ट्स रिमूव हुए हैं, फॉल्ट्स कौन से हैं, और उसके फॉलोअप में देखा जाता है कि फॉल्ट रिमूवल हुए हैं या नहीं हुए। तो मतलब फॉलोअप में एक आप अगर सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप कर रहे हैं, कोई फॉल्ट उसमें आ गया है, इंस्पेक्शन के दौरान फॉल्ट पता चला कि हाँ जी ये फॉल्ट है, अब सिर्फ उसको हाईलाइट करना मकसद नहीं है, बल्कि इंस्पेक्शन की जो फॉलोअप एक्टिविटी है वो ये देखती है कि ये फॉल्ट रिमूव हुआ है या नहीं हुआ। सो मतलब ये कोई ओपन लूप नहीं है कि किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम हाईलाइट करना सिर्फ मकसद था, बल्कि हाईलाइट करने के बाद उसका फॉलोअप किया जाता है कि ये ठीक हुआ है या नहीं हुआ। फॉर्मल वेरिफिकेशन की अगर बात करें, सो फॉर्मल वेरिफिकेशन इस चीज को इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर में किसी किस्म के फॉल्ट्स नहीं है, एब्सेंस ऑफ फॉल्ट्स है। ठीक है, और फॉलोअप क्या है, फॉल्ट एब्सेंस वेरीफाइड। इसी तरह फॉल्ट टॉलरेंस की बात करें, सो ये फोकस करता है, ये ऑब्जर्व करता है कि कोई लोकल फेलियर्स तो नहीं है, और फॉलोअप में ये देखता है कि ग्लोबल फेलियर्स अवॉइड हुए हैं या नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, अगर लोकल फेलियर्स हैं सो वो रिजल्ट करते हैं ग्लोबल फेलियर्स को। सो आपने लोकल फेलियर्स अगर फिक्स कर दिए तो फॉलोअप में देखते हैं कि ग्लोबल फेलियर्स जो है वो तो नहीं आ रहे। ठीक है, अगर ग्लोबल फेलियर्स स्टिल आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि लोकल फेलियर्स आपने ठीक तरीके से आपने फिक्स नहीं किए। और लास्टली फेलियर कंटेनमेंट। फेलियर कंटेनमेंट में यह देखा जाता है कि सॉफ्टवेयर के साथ क्या एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और इसके फॉलोअप में हैजर्ड रेजोल्यूशन और डैमेज रिडक्शन एंड कंट्रोल इनको देखा जाता है। सो हमने इफेक्टिवनेस देखी। आइए मजीद बात करते हैं कि जब हम डिफेक्ट्स प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं सो किस किस्म के प्रॉब्लम आ सकते हैं। सो अगर टेस्टिंग की हम बात करें, सो टेस्टिंग ज्यादा किस किस्म के प्रॉब्लम्स को देखता है, डायनामिक फेलियर्स और रिलेटेड फॉल्ट्स पर टेस्टिंग का ज्यादा फोकस होता है। डायनामिक फेलियर्स का मतलब फेलियर किसी किस्म के भी हो सकते हैं, वो फेलियर कोड से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो फंक्शंस से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से कॉल करने से रिलेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, और एक फॉल्ट की वजह से, एक एरर की वजह से जो मजीद एरर्स आ सकते हैं, सो टेस्टिंग उनको देख रहा होता है। डिफेक्ट प्रिवेंशन किन किस्म के एरर्स को देखता है, किन किस्म के प्रॉब्लम्स को देखता है। डिफेक्ट प्रिवेंशन सिस्टमैटिक एरर्स को देखता है। ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स को देखता है। ठीक है, अब आपने कोड में अपने एक इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ है जिसकी लेंथ है जिसकी लेंथ है 10। अब डिक्लेरेशन की हद तक तो ठीक है, आपने ठीक उसको डिक्लेयर किया होगा, लेकिन लॉजिकली या कॉन्सेप्ट वाइज वो गलत होगा, क्योंकि लेट से उसकी लेंथ 10 होने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो उसमें आएगी वो लेट से उस इंटीजर की 4 लेंथ में वो एकोमोडेट हो सकता है। सो आपको फिर 10 डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं है। सो ये अब लॉजिकल एरर है, कॉन्सेप्चुअल एरर है। ठीक है, सो डिफेक्ट प्रिवेंशन सिस्टमैटिक एरर्स को और लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल एरर्स को हाईलाइट करता है, उन पर ज्यादा फोकस करता है। इंस्पेक्शन जो है वो स्टैटिक और लोकलाइज्ड फॉल्ट्स पर फोकस करता है। फॉर्मल वेरिफिकेशन भी लॉजिकल फॉल्ट्स पर फोकस करता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट हैं, इनडायरेक्टली जो लॉजिकल फॉल्ट्स किसी सिस्टम में हो सकती हैं उन पर फोकस करता है। एफटी फॉल्ट टॉलरेंस ऑपरेशनल फेलियर्स इन स्मॉल एरियाज पर देखता है। ठीक है, और फेलियर कंटेनमेंट ये एक्सीडेंट्स एंड रिलेटेड हैजर्ड्स, इनको वो ज्यादा अच्छे तरीके से इन एरियाज में जो प्रॉब्लम्स होते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से वो हाईलाइट करता है, ये वो आइडेंटिफाई करता है। अब हम डिफेक्ट टाइप की अगर बात करें, सो इंस्पेक्शन और टेस्टिंग किस किस्म के डिफेक्ट्स को हाईलाइट करते हैं। सो इसकी दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि एक है स्टैटिक एनालिसिस और दूसरा है डायनामिक एग्जीक्यूशन। सो इसमें मुख्तलिफ चीज़ों को देखा जाता है, डायनामिक प्रॉब्लम्स को भी देखा जाता है, कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी देखा जाता है, टाइमिंग प्रॉब्लम्स को भी देखा जाता है। सो आपको डिफेक्ट जो है वो लोकलाइज करने होते हैं। सो ये सारी चीज़ें टेस्टिंग में या इंस्पेक्शन में जो हाईलाइट हुई हैं, आप उनको
जो है वो फिक्स करने के लिए आप उनको देखते हैं और फॉलो अप में फिर देखते हैं कि जो डिफेक्ट्स हाईलाइट हुए थे वो फिक्स हुए हैं या नहीं हुए। इसी तरह अदर क्वालिटी एश्योरेंस की देखें, वहां पे डिफेक्ट टाइप्स क्या है, डिफेक्ट प्रिवेंशन, फॉल्ट टॉलरेंस, सेफ्टी एश्योरेंस और फॉर्मल वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें इन पर फोकस किया जाता है। इसको हमने ब्रीफली पिछली स्लाइड में भी इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें, ठीक है, सो इंफॉर्मेशन फॉर डिफेक्ट, अगर जितने ज्यादा आपको डिफेक्ट्स की इंफॉर्मेशन होगी क्वालिटी उतनी ज्यादा होगी। तो मतलब आप देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन फॉर डिफेक्ट, ठीक है, डिफेक्ट आपको जितने ज्यादा मालूम है, ठीक है, जाहिर है जितने ज्यादा डिफेक्ट मालूम होंगे आप उनको फिक्स करेंगे, क्वालिटी ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। मैं अक्सर एक बात करता हूं कि जितने ज्यादा एरर्स, बग्स, डिफेक्ट्स कम होंगे क्वालिटी उतनी ज्यादा होती जाएगी, और जितने ज्यादा एरर्स, बग्स, डिफेक्ट्स ज्यादा होते जाएंगे क्वालिटी ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी, और एक वक्त आएगा कि डिफेक्ट्स, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होंगे और इसकी क्वालिटी बिल्कुल जीरो रह जाएगी, लोग इसको इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, ठीक है। और इसी तरह हम बात करते हैं कि यूजिंग इंफॉर्मेशन मेजरमेंट, फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है, फॉलो अप एक्टिविटीज देखी जाती हैं, डिसीजन मेकिंग में जो है वो इसको शामिल किया जाता है, इंप्रूवमेंट के लिए सजेशंस दी जाती हैं। गोल ये होता है कि डिफेक्ट को कम से कम किया जाए, क्वालिटी जो है उसको ज्यादा की जाए। इसके अलावा कोशिश ये की जाती है कि क्वांटिफाइबल तरीके से, क्वांटिटी के तरीके से, मिकदार के तरीके से आप बताएंगे कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है। सो क्वांटिफाइबल इंप्रूवमेंट कैसे की जाती है, कैसे एनालाइज और कैसे मेजर किया जाता है, इसको हम इंशाल्लाह अपने पार्ट 4 में डिटेल में देखेंगे। अगर हम ईज ऑफ रिजल्ट इंटरप्रिटेशन और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मेजरमेंट को देखें, सो different quality assurance alternatives and amount of constructive information measurements, इन सब का हम कंपेयर करते हैं। टेस्टिंग में देखें तो रिजल्ट इंटरप्रिटेशन मॉडरेट है, ठीक है, जो रिजल्ट्स आए हैं उसको एक टेस्टिंग टीम ने टेस्टिंग परफॉर्म की, उन्होंने कुछ आउटपुट दी। अब इस आउटपुट को समझना निस्बतन आसान है, मॉडरेट है, ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन और मेजरमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूशंस और फेलियर से रिलेटेड हैं, ठीक है। डिफेक्ट प्रिवेंशन जो है वो इंटेंजिबल है, इसके कोई रिजल्ट्स जो है वो मतलब किसी आर्टिफैक्ट की सूरत में नहीं आते, ये सिर्फ एक्सपीरियंस की बेस पर जो है वो उनको हाईलाइट किया जाता है या डिस्कस किया जाता है। इंस्पेक्शन के दौरान जो रिजल्ट्स आए हैं, जो आउटपुट आई है, उनको समझना इजी है, ठीक है, क्योंकि फॉल्ट जो है वो ऑलरेडी लोकेटेड है। फॉर्मल वेरिफिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट्स, जो आउटपुट आई है, उसको अंडरस्टैंड करना स्लाइटली हार्ड है, ठीक है, क्योंकि फॉल्ट एब्सेंस जो है वो आप वेरीफाई करने की बात कर रहे हैं, और इसी तरह फॉल्ट टॉलरेंस और फेलियर कंटेनमेंट इन और फॉर्मल वेरिफिकेशन, इन तीनों की जो आउटपुट है, इन तीनों के जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, उनको इंटरप्रेट करना, उनको समझना स्लाइटली हार्ड है, ठीक है। अब देखें, कहने का मतलब यह है कि आपकी एक टीम आई जिसने फॉर्मल वेरिफिकेशन की, या एक टीम आई जिसने फॉल्ट टॉलरेंस या फेलियर कंटेनमेंट की, ठीक है, वो आपको कुछ आउटपुट दे देते हैं, कुछ रिजल्ट्स दे देते हैं। अब डेवलपमेंट टीम का काम है कि उनके रिजल्ट्स की बेस पर, उनकी आउटपुट की बेस पर जो डिफेक्ट्स हाईलाइट हुए हैं उनको फिक्स किया जाए। सो फॉर्मल वेरिफिकेशन या फॉल्ट टॉलरेंस या फेलियर कंटेनमेंट के जो रिजल्ट्स आए हैं, जो आउटपुट आई है इस एक्टिविटी की, डेवलपमेंट टीम के लिए उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना, रियलाइज करना, ठीक है, स्लाइटली हार्ड है एज कंपेयर टू टेस्टिंग के जो आउटपुट आई है उससे, या इंस्पेक्शन के जो आए हैं उससे। अब हम बात करते हैं कॉस्ट की। कोई भी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव अप्लाई करने की कोई ना कोई कॉस्ट है, कोई भी एक्टिविटी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। टेस्टिंग आप अप्लाई करते हैं, टेस्टिंग की भी कोई कॉस्ट है, इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन की भी कॉस्ट है, आप फॉर्मल वेरिफिकेशन करते हैं, उसकी भी कॉस्ट है, ठीक है। सो कॉस्ट के फैक्टर को अब हम देखते हैं। एक तो है डायरेक्ट कॉस्ट, जो कि मनी, रुपीज या डॉलर्स में है, ठीक है। टेस्टिंग की एक टीम आपने हायर की, टेस्टिंग की टीम ने कहा कि हम आपसे लेट से इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने का $1000 या लेट से 1 लाख रुपीज चार्ज करेंगे। अब ये है डायरेक्ट कॉस्ट। एक है इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, कि कोई भी आप टीम हायर कर रहे हैं,
ठीक है, या कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसके साथ टाइम और एफर्ट लगेगी। लेट्स से आपने एक टेस्टिंग टीम हायर की जो कि आपसे 1,000 रुपए लेगी, लेकिन कौन सी टीम आपके सॉफ्टवेयर को ज्यादा अच्छे तरीके से टेस्ट कर सकती है, इसको ढूंढने में, उस अच्छी टीम को ढूंढने में या उससे नेगोशिएशंस करने में, ठीक है, आपका ढेर सारा टाइम और ढेर सारा एफर्ट जो है वो लगे। लेट्स से वो आपसे 2 लाख डिमांड कर रहे थे, सो नेगोशिएशंस करने में जो आपका टाइम और एफर्ट लगी, ठीक है, वो इसके अलावा है। सो एक कॉस्ट है पैसों से रिलेटेड, एक कॉस्ट है अदर एफर्ट और टाइम से रिलेटेड, ठीक है। कॉस्ट को जो चीज बढ़ा या घटा सकती है वो किसी भी सॉफ्टवेयर का सिंपल होना है, या किसी एक्सपर्ट को हायर करना है, या किसी ऐसे टूल को यूज करना है जो कि उस एक्टिविटी को ज्यादा फैसिलिटेट कर सके ज्यादा अच्छे तरीके से। लेट्स से आपने इंस्पेक्शन करवाना था, अगर आपने इंस्पेक्शन करवाया किसी बंदे को या किसी थर्ड पार्टी को, आपने कुछ पे भी किया, लेकिन वो इतनी एक्सपीरियंस्ड टीम नहीं थी, ठीक है, जिसने उस छोटे से सॉफ्टवेयर को इंस्पेक्ट करने में लेट्स से 2 हफ्ते लगा दिए। इसके मुकाबले में अगर यही इंस्पेक्शन इतने ही पैसों में अगर आप किसी एक्सपर्ट से करवाते, सो मे बी वो आपको 1 हफ्ते में करके दे देता, या जो है वो 5 दिन में करके दे देता, ठीक है। सो ये चीज बड़ी मैटर करती है। सो एक्सपर्ट होना ये भी मैटर करता है। इसी तरह बाज सॉफ्टवेयर हैं जो कि छोटे हैं लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी उसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेट्स हम कहते हैं इमेज प्रोसेसिंग का कोई एल्गोरिदम है, ठीक है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई एल्गोरिदम, आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो कि इन एल्गोरिदम्स को यूज करेगा। अब बज़ाहिर तो ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर, एक छोटा सा प्रोग्राम होगा, लेकिन अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाए तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। अब अगर कॉम्प्लेक्स टाइप के सॉफ्टवेयर को आप इंस्पेक्ट करवा रहे हैं, सो उसमें जाहिर है उसके साथ जो अदर कॉस्ट है वो कम या ज्यादा हो सकती है। इसी तरह कुछ फैक्टर्स हैं बियॉन्ड कॉस्ट टू परफॉर्म क्वालिटी एश्योरेंस, जैसे कॉस्ट ऑफ फेलियर्स एंड रिलेटेड डैमेज। आपने एक हार्डवेयर परचेज किया, वो हार्डवेयर ने सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट करना था, वो हार्डवेयर आप टेस्ट कर रहे थे, ड्यूरिंग द टेस्टिंग वो हार्डवेयर फेल हो गया, ठीक है, अब आपको नया हार्डवेयर परचेज करना पड़ेगा। अब नए हार्डवेयर की कॉस्ट जो है ये एडिशनल कॉस्ट है, ठीक है, नए हार्डवेयर की कॉस्ट ये एडिशनल कॉस्ट, या ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो उस हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गया, उसको फिक्स कराने में, ठीक कराने में आपकी मजीद कोई कॉस्ट लग गई, ठीक है। सो ये अदर कॉस्ट जो है वो भी इसके साथ शामिल है। अगर हम कॉस्ट कंपैरिजन करें, ठीक है, सो टेस्टिंग पर यूजुअली मीडियम कॉस्ट लगती है, ठीक है, डिफेक्ट प्रिवेंशन पर भी लो कॉस्ट लगती है, इंस्पेक्शन पर भी लो टू मीडियम कॉस्ट है, फॉर्मल वेरिफिकेशन, फॉल्ट टॉलरेंस इन पे कॉस्ट हाई है, और फेलियर कंटेनमेंट इस पे हाईएस्ट कॉस्ट लगती है, ठीक है, कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, टाइम एंड एफर्ट, ठीक है। सो अगर देखें बात वही है कि अगर आप के पास अगर आप उस सॉफ्टवेयर पर मजीद कॉस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते तो नॉट नेसेसरली कि आप फेलियर कंटेनमेंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। फिर आप फेलियर कंटेनमेंट, चूंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट, ठीक है, फिर आप नॉट नेसेसरली कि आप ये फेलियर कंटेनमेंट भी करवाएं। सो इसकी कॉस्ट सबसे हाईएस्ट है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की समरी की, ठीक है। हमने डिफरेंट क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव्स को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कंपेयर किया। हमने इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, फॉर्मल वेरिफिकेशन, फॉल्ट टॉलरेंस, डिफेक्ट कंटेनमेंट, इन सबको हमने 3 पैरामीटर्स के लिए देखा, एप्लीकेबिलिटी, इफेक्टिवनेस और कॉस्ट, ठीक है। अब आइए इनको आपस में जो है वो इसका कंपैरिजन की जो समरी है उसको डिस्कस करते हैं। टेस्टिंग इंपॉर्टेंट लिंक इन डेवलपमेंट प्रोसेस। टेस्टिंग जो है वो एक वेरी इंपॉर्टेंट, या मैं ये कहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव है जो कि ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर आप अप्लाई करते हैं। इसी तरह आप जिन चीजों पर फोकस करते हैं ड्यूरिंग द टेस्टिंग, वो है डायनामिक या रन टाइम के जो प्रॉब्लम हो सकते हैं, जो मीडियम टाइप के डिफेक्ट सिचुएशंस हो सकते हैं, या लो टाइप की जो डिफेक्ट सिचुएशंस हो सकती हैं, वो देख सकते हैं आप टेस्टिंग में। टेस्टिंग के लिए कौन सी टेक्निक्स और टूल्स यूज करेंगे, इन चीजों पर भी फोकस किया जाता है। और टेस्टिंग की कवरेज क्या है,
ठीक है, मतलब आपने क्या हर चीज की टेस्टिंग करनी है, या सिर्फ आपने कोड की टेस्टिंग करनी है, या सिर्फ डिजाइन फेज की टेस्टिंग करनी है? सो कवरेज उसकी देखी जाती है। यूजुअली टेस्टिंग की कॉस्ट मॉडरेट है, मतलब टेस्टिंग पर कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते, अनलाइक जो हमने पिछली स्लाइड में देखा फेलियर कंटेनमेंट जिसकी कॉस्ट हाईएस्ट है। यहां पर अगर डिफेक्ट प्रिवेंशन की बात की जाए, सो मोस्ट इफेक्टिव इफ कॉजेज नॉन, गुड एट परवेसिव प्रॉब्लम्स। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि टेस्टिंग डिफेक्ट प्रिवेंशन पर काम करता है, और ये टेस्टिंग उस वक्त ज्यादा मुफीद होती है जबकि आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो जाए, हाईलाइट हो जाए। सो फिर तो टेस्टिंग जो है वो एक बेस्ट टेक्निक है या एक अल्टरनेटिव है जो कि आपने अपने सॉफ्टवेयर पर अप्लाई किया। डिफेक्ट प्रिवेंशन एक और क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव है। इसकी अगर हम समरी की बात करें, यह भी इफेक्टिव तब होता है जबकि एरर्स, प्रॉब्लम्स जो है वो उनके बारे में पता हो, नोन प्रॉब्लम्स को यह हाईलाइट करता है। जो कॉमन किस्म के प्रॉब्लम्स अगर हैं उसके लिए डिफेक्ट प्रिवेंशन अप्लाई करना एक अच्छी चीज है। कॉस्ट इसकी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, और डैमेज को ये काफी हद तक रिड्यूस कर लेता है। इश्यू इसके साथ ये है कि अगर इसमें एरर्स, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाए, ठीक है, तो अपफ्रंट कॉस्ट इसकी काफी बढ़ जाती है। इंस्पेक्शन की अगर हम बात करें तो इंस्पेक्शन थ्रू आउट दी सॉफ्टवेयर ये भी अप्लाई किया जा सकता है। इंस्पेक्शन को सॉफ्टवेयर के कई आर्टिफैक्ट्स पर भी अप्लाई किया जा सकता है, जैसे आप एनालिसिस पर भी करें, डिजाइन पर भी करें, कोड पर भी करें, ठीक है, इंटरफेस पर भी करें। लेकिन आपको अगेन जैसे हमने पहले बात की, कॉस्ट बेनिफिट रेशो देखना पड़ता है। आप इसमें कॉन्सेप्चुअल एरर्स या कॉन्सेप्चुअल फॉल्ट्स और स्टैटिक फॉल्ट्स को देखते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस जितना ज्यादा होगा इंस्पेक्शन परफॉर्म करने वाले का, इंस्पेक्शन उतना ही एफिशिएंट होगा, उतना ही ज्यादा डिफेक्ट्स या प्रॉब्लम्स जो है वो जो है हाईलाइट हो जाएंगे। लेकिन जो एक इसके साथ लिमिटेशन है वो ये है कि ये ह्यूमन इंटेंसिव है, ठीक है, मतलब इसमें इंस्पेक्शन में आप कोई ऑटोमेटिक टूल यूज नहीं कर सकते, इसमें ह्यूमंस शामिल होंगे जिनका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। सो अगर ह्यूमंस शामिल है तो उस लिहाज से इसकी कॉस्ट बढ़ सकती है। अगर ह्यूमंस की 3 लोगों की टीम आप बुला रहे हैं, उनकी एक कॉस्ट है, अगर 5 लोगों की टीम बुला रहे हैं तो कॉस्ट बढ़ गई है। सो ह्यूमन इंटेंसिव होने की वजह से इसकी कॉस्ट भी वेरी करती है। फॉर्मल वेरिफिकेशन की अगर बात करें, सो पॉजिटिव कंफर्मेशन और करेक्टनेस इससे हमें अचीव होती है। डिजाइन पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोड पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे डिफेक्ट सिचुएशंस नोन है, लो है, कम है, या डिफेक्ट सिचुएशंस का पता ही भी नहीं है, वहां पे फॉर्मल वेरिफिकेशन ज्यादा इफेक्टिव है। प्रैक्टिकली जो है इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और हमें यह पता नहीं होता कि बेनिफिट हमें इससे कितना अचीव होगा, क्योंकि हमें यूजुअली डिफेक्ट्स के बारे में नहीं पता। और अगेन फॉर्मल वेरिफिकेशन भी ह्यूमन इंटेंसिव है, और फॉर्मल वेरिफिकेशन को आप जो है वो लाइक रिगोरस ट्रेनिंग से जो है वो कम कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर फॉर्मली वेरीफाइड हो, सोर्सेज आप देखते हैं, ठीक है, बाद ह्यूमन ट्रेनिंग से जो है वो इस किस्म की चीजों को, सॉफ्टवेयर में आने वाले इस किस्म के डिफेक्ट्स को रिड्यूस किया जा सकता है। तो अगर ट्रेनिंग्स आप करवाएंगे सो अप फ्रंट कॉस्ट जो है वो उसकी बढ़ जाती है। फॉल्ट टॉलरेंस की अगर बात करें, ठीक है, तो फॉल्ट टॉलरेंस जो है वो भी डायनामिक किस्म के प्रॉब्लम्स को देखती है, इसकी कॉस्ट भी हाई है, ठीक है, और डिफरेंट टेक्निक्स यूज हो सकती हैं। जैसे फॉल्ट टॉलरेंस के लिए हम एन वर्जन प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, ठीक है, और फॉल्ट टॉलरेंस ये मोस्टली डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी पर, ठीक है। जिस तरह फॉर्मल वेरिफिकेशन डिपेंडेंट है ह्यूमंस पर, इसी तरह फॉल्ट टॉलरेंस डिपेंडेंट है किसी प्रोसेस पर या किसी टेक्नोलॉजी पर, ऑटोमेटिक तरीके से ये की जा सकती है। फेलियर कंटेनमेंट भी फॉल्ट टॉलरेंस की तरह है, ठीक है, ये भी डायनामिक किस्म के प्रॉब्लम्स को देखता है, इसकी कॉस्ट बहुत हाई है, ठीक है। यूजुअली फेलियर कंटेनमेंट आप तब करते हैं जबकि अप्लाई ओनली व्हेन सेफ्टी मैटर्स, मतलब जब सेफ्टी सिचुएशंस बहुत क्रिटिकल हो जाएं, ठीक है, जब सेफ्टी सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाए तब आप फेलियर कंटेनमेंट की तरफ जाते हैं, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। फेलियर कंटेनमेंट की बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स और टूल्स अवेलेबल हैं, और ये भी टेक्नोलॉजी या प्रोसेस डिपेंडेंट है, इंटेंसिव है। अब ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें
ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, यू नीड टू कीप इन योर माइंड। और वो ये है कि वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है ये, क्योंकि हमने अपने पूरे लेक्चर में जो भी बातें की हैं वो इस हम टेबल में समराइज कर रहे हैं। क्वालिटी एश्योरेंस हम देखेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव क्या है, ठीक है, और 3 एस्पेक्ट है उसके, एप्लीकेबिलिटी 1, उसकी इफेक्टिवनेस 2 और उसकी कॉस्ट 3। इन 3 चीजों को हम सामने रखते हुए उस क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव को कंपेयर करेंगे। टेस्टिंग कहां पे अप्लाई होता है, कोड पे अप्लाई होता है। इसकी इफेक्टिवनेस, ओकेजनल फेलियर्स को ये बड़ा अच्छा आइडेंटिफाई करते हैं, कॉस्ट इसकी मीडियम है। डिफेक्ट प्रिवेंशन नॉन कॉजेस पर अप्लाई किया जा सकता है। सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स पर इसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा है, इसकी कॉस्ट लो है। इंस्पेक्शन की एप्लीकेबिलिटी सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स पर है, जैसे कोड, डिजाइन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसकी इफेक्टिवनेस डिफरेंट किस्म के फॉल्ट्स को ये फोकस करता है, इसकी कॉस्ट भी लो से मीडियम है। फॉर्मल वेरिफिकेशन कहां पे अप्लाई होता है, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन पर, ठीक है, ये इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर में कोई फॉल्ट्स नहीं है, इसकी कॉस्ट हाई है। फॉल्ट टॉलरेंस की अगर हम बात करें, सो जहां पे डुप्लीकेशन आती है, कोड में है या सॉफ्टवेयर के किसी भी एक्सपेरिमेंट में डुप्लीकेशन है, वहां पे उन केसेस में आप फॉल्ट टॉलरेंस यूज करते हैं। इफेक्टिवनेस रेयर कंडीशंस जो सॉफ्टवेयर पर आ सकती हैं उनको ये फोकस करते हैं और किसी किस्म के फेलियर्स को भी ये हाईलाइट करता है। इसके साथ एसोसिएटेड कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा है। और लास्टली अगर फेलियर कंटेनमेंट की बात करें, तो जो नोन हैजर्ड्स हैं वहां पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। रेयर कंडीशन और एक्सीडेंट्स पर ये ज्यादा इफेक्टिव है और इसकी कॉस्ट जो है वो हाईएस्ट है। सो आप देख सकते हैं कि मतलब आपके डिफरेंट क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव्स, उनकी एप्लीकेबिलिटी क्या हो सकती है, उनकी कॉस्ट क्या हो सकती है और उनकी इफेक्टिवनेस कहाँ है, कहाँ पे कौन सा क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव अप्लाई किया जाए और उससे रेलेवेंट कितनी कॉस्ट जो है वो आप अफोर्ड कर सकते हैं। इस चीज को याद रखें कि हर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव हर किस्म के सॉफ्टवेयर के लिए सुटेबल, अप्रोप्रिएट या एप्लीकेबल नहीं है। आपको उसकी एप्लीकेबिलिटी देखनी होती है, उसकी इफेक्टिवनेस देखनी होती है, उसकी कॉस्ट देखनी होती है, उसके बाद आप कोई सर्टेन क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव अप्लाई कर सकते हैं। यू ऑल्सो नीड टू सी द कॉस्ट बेनिफिट रेशो, ठीक है, कि इतनी कॉस्ट लगा के आपको मिलेगा क्या, क्या चीज हासिल होगी। सो इन सारी चीजों को देखना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है, सामने रखकर उसके बाद जो है वो आप रेलेवेंट क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव अप्लाई करते हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट सम रिकमेंडेशंस। हमने डिफरेंट क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव्स देखे, क्या चीज मौजू है, क्या चीज करनी चाहिए, क्या इंस्पेक्शन आप करें, क्या टेस्टिंग करें या फॉर्मल वेरिफिकेशन करें या फेलियर कंटेनमेंट करें। ऑब्वियसली सारी की सारी क्वालिटी एश्योरेंस अप्लाई करना कन्वीनियंट या पॉसिबल या अफोर्डेबल नहीं रहता। सो रिकमेंडेड क्या है, याद रखें कि बेहतर यह है कि आप इनमें से 2 या 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव्स को अगर आप कंबाइन कर लेते हैं, इंटीग्रेट करके आप सॉफ्टवेयर पर अप्लाई करते हैं, तो इसके रिजल्ट्स ज्यादा फ्रूटफुल हैं, ये ज्यादा अच्छी अप्रोच है। सो डिफरेंट क्वालिटी अल्टरनेटिव्स ऑफन कॉम्प्लीमेंट्री इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग टू वन अनदर, ठीक है। मतलब ये जो अल्टरनेटिव्स हमने डिस्कस किए हैं क्वालिटी एश्योरेंस के, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये एडिशनल हैं, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को डिफरेंट एस्पेक्ट से इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। इन क्वालिटी एश्योरेंस का आपस में कोई मुकाबला नहीं है कि इंस्पेक्शन ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है या फॉल्ट टॉलरेंस अच्छे रिजल्ट्स देता है, ये मकसद नहीं है, बल्कि इंस्पेक्शन का अपना फोकस है। इंस्पेक्शन अपने तरीके से क्वालिटी एनहांस करेगा, फॉल्ट टॉलरेंस अपने तरीके से क्वालिटी को एनहांस करेगा, टेस्टिंग सॉफ्टवेयर में क्वालिटी को अपने तरीके से एनहांस करेगा, ठीक है। सो डीलिंग विद डिफरेंट प्रॉब्लम्स, वर्क इन डिफरेंट फेजेस एंड एनवायरमेंट्स। कंबाइंड इफेक्ट क्या है, यूज मल्टीपल क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव्स टुगेदर। बेस्ट तरीका ये है, एक अच्छी अप्रोच रिकमेंडेशन ये है कि यूज मल्टीपल क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव्स टुगेदर। अगर आप सारे के सारे यूज नहीं कर सकते, सो इनमें से 2 या 2 से ज्यादा कोई भी क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव है वो आप अगर अप्लाई करते हैं, सो ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। इसी को यहां पे देखें, ये एक फिगर है जिसको हमने अर्लियर लेक्चर्स में देखा था और
मतलब हमारी जो ओवरऑल क्वालिटी एश्योरेंस की एफर्ट है वो ये है कि डिफेक्ट को जो है वो प्रिवेंट किया जाए, ठीक है। क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर में एरर्स हैं, सो दी एरर्स लीड्स टू फॉल्ट्स, फॉल्ट्स लीड्स टू फेलियर्स, और फेलियर्स अगर सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा आ रहे हैं सो लोग सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, कोशिश हमारी होती है कि सबसे पहले अगर कोई एरर्स हैं तो उनको रिमूव किया जाए, ठीक है। अगर रिमूव सबसे पहले हम उनको रिमूव करते हैं, वो एरर्स आने ही ना पाए। दूसरा हम ये करते हैं कि ये देखते हैं कि किसी एक एरर की वजह से अगर कोई दूसरा एरर आ रहा है, ठीक है, तो उसको कैसे फिक्स किया जाए। और तीसरा जो है वो हम क्या करते हैं कि डिफेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं। सो इन सारी चीज़ों को आप अगर जहन में रखें, सो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि डिफरेंट क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव्स को अगर इकट्ठा इस्तेमाल किया जाए, या एक या दो से ज़्यादा टेक्निक्स हो, अगर सारी आप इस्तेमाल नहीं भी कर सकते, एक या दो से ज़्यादा टेक्निक टुगेदर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सो बड़े अच्छे रिजल्ट्स आपको अचीव हो सकते हैं। लेट अस नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव्स को डिस्कस किया। वी टॉक्ड अबाउट टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, फॉर्मल वेरिफिकेशन, डिफेक्ट प्रिवेंशन, फॉल्ट टॉलरेंस एंड फेलियर कंटेनमेंट। तकरीबन 6 क्वालिटी एश्योरेंस को हमने डिस्कस किया, इनको कंपेयर किया 3 पैरामीटर्स के लिए, इसकी एप्लीकेबिलिटी, इसकी इफेक्टिवनेस और इसकी कॉस्ट। सो कोई भी क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव जब आप अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है और उसको अप्लाई करने की कॉस्ट क्या होगी। उसके बाद आप कोई भी रेलेवेंट अप्रोप्रिएट क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। बेहतर यह है कि आप एक या एक से ज्यादा क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव को इंटीग्रेट करके यूज करें। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में इस कोर्स के लास्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे, दैट इज पार्ट 4, और इसमें हम बात करेंगे क्वांटिफाइबल क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ठीक है, जिसमें हम फीडबैक लूप, एक्टिविटीज फॉर क्वांटिफाइबल क्वालिटी इंप्रूवमेंट, इनको हम देखेंगे। और मतलब हमारा फोकस इस चीज पर होगा कि क्वालिटी कितनी इंप्रूव हुई है, क्वांटिटी में कैसे शो करना है, फीडबैक लूप्स क्या होती हैं, कैसे पता चलेगा, इनको आइडेंटिफाई करना हमारे अगले लेक्चर के टॉपिक्स में से शामिल है। आई होप you enjoyed today's lecture. I'll see you with more details inshallah in next lecture. Until then, take care of yourself. Goodbye and Allah Hafiz.